वो डॉक्टर गयासुद्दीन भाई को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। गयासुद्दीन भाई ने पर्चा लेकर अपनी निगाहें पर्चे पर लिखे इंजेक्शन के नाम पर लगा दी। वो लब ही लब कुछ बड़बड़ा रहे थे, अलग ही उनके लब चलते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें वो हैंडराइटिंग जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग है वो समझ में आ रही हो, और ऐसा लग रहा जैसे वो इंजेक्शन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मैंने देखा कि गयासुद्दीन भाई के होंठ गैर मसरूफ तरीके से हिल रहे थे। भी वो बोले, पर इंजेक्शन तो आपके मेडिकल बॉक्स में मौजूद है डॉक्टर साहब। चंद लम्हे बाद उन्होंने पर्चे से निगाहें हटाई और डॉक्टर की सूरत देखते हुए उन्होंने यही कहा। तभी डॉक्टर बोला, व्हाट? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है, आप बताइए। डॉक्टर ने पूरे यकीन से गयासुद्दीन भाई को झुठला दिया। तो गयासुद्दीन भाई बोले, अस्पताल में मैंने जब आपको मरीजा की हालत से आगाह किया तो आपने ये कहकर टालने की कोशिश की थी कि डॉक्टर उस्मान को ले जाओ, और उसी वक्त ऐन वक्त आपने इंजेक्शन अपने मेडिकल बॉक्स में रख लिया था कि शायद इसकी जरूरत पेश आ जाए। गयासुद्दीन साहब की ये बात सुनकर डॉक्टर साहब फिर गहरा सांस लेकर रुक गए और कहने लगे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है अस्पताल में मैंने तुमसे क्या कहा, तुमने मुझसे क्या कहा और मैं यहाँ पर कैसे आया। इसीलिए इस बात पर बहस करने से कोई मबनी फैसला नहीं निकलने वाला। और जहाँ तक बात है गयास साहब इस इंजेक्शन की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी महंगा इंजेक्शन हमारे हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट सरकार हमें मुहैया कराती है इसे इंजेक्शन। डॉक्टर के लहजे में साफ तौर पर बेजारी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। साफ दिख रहा था कि वो गयास भाई से चिढ़ चुका था और वो गयास भाई को किसी भी तरह टाल मटोल करके यहाँ से भेजना चाहता था। तभी गयास भाई ने फिर हैरान कुन बात कही। कहने लगे, डॉक्टर साहब आप एक बार अपना मेडिकल बॉक्स खोल कर तो देखिए, खोलने में कौन सा पैसे लगने हैं, इसमें हर्ज ही क्या है, बताइए जरा। गयासुद्दीन भाई के लहजे में बदस्तूर नरमी नुमाया थी, यानी वो सख्ती से बात नहीं कर रहे थे बल्कि अभी भी नरमी से ही बात कर रहे थे। ना चाहते हुए भी डॉक्टर साहब ने अपना मेडिकल बॉक्स खोला और बॉक्स में मौजूद फिर मतलूबा इंजेक्शन देखकर उसकी आंखों में झुर्रियों की हैरत भरी एक कशिश दिखाई दी। तभी वो चिल्लाया, ये सब क्या है, आज मेरे साथ ये कुदरत क्या खेल खेल रही है, आखिर कुदरत का क्या मामला मेरे साथ ये पेश आ रहा है। वो गोया अब चीख पड़ा था। डॉक्टर होने के बावजूद वो अपना जहनी तवाजुन खोने लगा था। बहरहाल हैरान परेशान ही सही, लेकिन उसे यकीन आ गया था कि गयास साहब कोई बहुत पहुंची हुई चीज है। इसीलिए उन्होंने अपनी इसी हालत में मेरी बेगम साहिबा को इंजेक्शन तो लगा दिया, लेकिन बेचारा हैरान और परेशान ही था, सख्ते में खड़ा हुआ था। और मेरे हालात भी डॉक्टर साहब से बिल्कुल मिलते जुलते ही थे, क्योंकि गयास साहब की ये सब चीजें देखकर मैं भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया था। मैं यही सोच रहा था, गयास साहब आखिर हैं कौन, ऐसा क्या ताकत इनके पास है कि ये सब चीजें इतनी आसानी से ले आते हैं, इतनी आसानी से सबके बारे में बता देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी शय इनके अंदर मौजूद है। और मैं भी अब लम्हा बा लम्हा हैरत के समंदर की गहराइयों में डूबने लगा था। मेरे दिल की गुलाम गर्दिशों में कई किस्म के सवालात जो थे वो गर्दिश ले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या पूछूं और कैसे पूछूं, क्योंकि मेरे पास सवालों का एक बहुत बड़ा हुजूम था जो मेरे दिमाग में अब दौड़ रहा था। मेरी बीवी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी और इस बारे में सिवाय मेरे सिवा और कोई भी नहीं जानता था। फिर कैसे इतने पल में ही गयास भाई हमारे घर आए, वो भी हमारी मदद करने के लिए। मेरी बीवी की हालत एकदम बिगड़ गई थी, इस बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं था। और मैंने दिल में ही गयास भाई को याद किया था, तो वो अगले ही लम्हे वहाँ पर आ गए थे। और पहला सवाल आते से ही मेरी बीवी की तबीयत के बारे में करना, ये सब कोई आम बात नहीं थी। इसके अलावा दूसरी हैबतनाक और हैरत अंगेज सच्चाई ये भी थी कि चंद मिनट के अंदर ही डॉक्टर साहब को लेकर गयास भाई हमारे घर आ पहुंचे। वो भी इतनी जल्दी तो मैं अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता, चाहे कार से ही क्यों न जाएं, लेकिन अस्पताल पहुंचना इतनी जल्दी नामुमकिन था जितनी जल्दी गयास भाई उस डॉक्टर को लेकर हमारे घर पर आ गए थे। डॉक्टर साहब के मेडिकल बॉक्स पर अस्पताल का जो नाम जली रूप से लिखा था, वो अस्पताल शहर के दरमियान में ही वाक़ था और बहुत ही मशहूर और मारूफ अस्पताल था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसी तूफानी बारिश और ऐसी कहर आलूद ठंड में अस्पताल तक पहुंचने और वहां से डॉक्टर साहब को ले आने, पहली बात तो डॉक्टर आता नहीं क्योंकि उसकी मिन्नत समाजत करना पड़ती, लेकिन इसके बावजूद अगर आ भी जाए तो डॉक्टर साहब को लाने में कम से कम 5 घंटे ज़ाया होना एक लाजमी वक्त था कि इतने घंटे तो इस काम में लगना ही थे। ये मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन ताज्जुब की बात यही थी दोस्तों कि गयासुद्दीन भाई ने ये काम 5 से 6 मिनट में अंजाम दे दिया था। जी हाँ, वो अभी गए ही थे मुझे हाथ छुड़ाकर, और उसके 5 से 7 मिनट बाद, 5-6 मिनट बाद ही गयासुद्दीन भाई डॉक्टर को लेकर आ भी गए थे। बड़ी ताज्जुब भरी
चीजें मेरे सामने भी हो रही थी। घंटों का सफर मिनटों में आखिर कैसे बदल गया, ये सवाल भी अपनी जगह अहम था। मैंने अपनी निगाहों का जाविया गयासुद्दीन भाई के चेहरे पर टिका दिया था और मैं उनसे पूछने लगा, गयासुद्दीन भाई आखिर आप चीज क्या हैं? आप कौन है गयासुद्दीन भाई? वैसे तो बड़े भाई साहब, कल रात आपकी फुर्ती नाकाबिले यकीन थी। कल तो गोया आपने मुझे चकरा कर ही रख दिया था भाई साहब। दूसरे दिन जब गयासुद्दीन भाई मेरी बीवी की तबीयत पूछने के लिए घर आए तो मैंने अपनी हालत का मुजाहिरा उनके सामने करना शुरू कर दिया और जितने भी सवाल मेरे दिमाग में थे मैं सारे के सारे उनसे पूछना चाहता था, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़कर। सवालों का भी मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बना रखा था कि मुझे पहला सवाल ये पूछना है, उसके बाद ये। तभी गयास भाई मुझसे मुखातिब हुए और कहने लगे, बात सिर्फ इतनी सी आरिफ मियाँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का एक दिन मुअय्यन कर रखा है। हर इंसान की मौत का एक दिन उसने मुकर्रर कर रखा है कि फला दिन उस इंसान की मौत होना निश्चित है। और आपकी बेगम यानी हमारी भाभी की जिंदगी बाकी थी आरिफ मियाँ, इसलिए ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और कुछ भी नहीं है, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या मेरे भाई। गयासुद्दीन भाई ने यह जवाब देकर मुझे मजीद कुछ कहने के लायक ही अब नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरी बेटी लाला की तरह ही मेरी दिमाग की स्लेट पर भी एक सवाल रकम तराज हो चुका था, एक सवाल निशान रकम हो चुका था। बहरहाल उसके बाद भी जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे। हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसके बाद इतने मसरूफ हो गए कि हमने उन पर तवज्जो देना छोड़ दी। लेकिन इस बीच मैंने एक बात नोटिस की थी, कभी गयासुद्दीन भाई महीने भर के लिए कहीं गायब हो जाया करते थे, महीनों भर वो दिखा नहीं करते थे। और कभी कभार ऐसा होता कि जब हम परेशानी में होते और मैं दिल में गयास भाई को सिर्फ याद ही करता और वो हमारे सामने झट से नुमाया हो जाया करते थे। ताहम ये बात थी कि वो अपनी गैर हाजिरी से मुताल्लिक बात भी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि उनसे उनकी गैर हाजिरी के बारे में कोई सवाल पूछा जाए या कोई जवाब मांगा जाए। और मैं भी इसलिए उनके सवालों को ज़रा कुरेदना सही नहीं समझता था, क्योंकि हमारा तो वो ऐसा मसीहा के रूप में मदद कर रहे थे जैसा कोई शायद ही आज के दौर में करता। कुदरत की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से मेरे बेटे दानियाल को तालीम मुकम्मल करते ही उसकी पसंद की एक नौकरी मिल गई। ये भी एक गैर मामूली बात थी कि जिस मनपसंद नौकरी के लिए मेरा बेटा दानियाल इंटरव्यू देने गया था, वहाँ के उम्मीदवार ढेर सारे पहले से मौजूद थे और मेरा दानियाल उन सब में से वो खुशनसीब इंसान था जिसे वो नौकरी मिल गई थी। और उसके इंटरव्यू में इंतखाब की कहानी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए थी। उसने ऑफर लेटर दिखाते हुए मुझे बताया कि मुझसे कई बेहतरीन और अच्छे तालीम याफ्ता और कई ज़्यादा गुना काबिल लोग वहाँ पर इस नौकरी के लिए मौजूद थे। बल्कि कई लोगों के पास तो, कई कैंडिडेट के पास तो बड़े अफसरों जो उस कंपनी में अच्छे ओहदों पर फाइज थे, उनके सिफारिश लेटर भी मौजूद थे। जब उन सबको खाते में न लाते हुए चपड़ासी ने मेरा नाम पुकारा और जैसे ही मुझे कंपनी के अंदर जाने, कमरे में जाने के लिए कहा, तो मैं तो हैरान का हैरान रह गया। मेरी हैरत इसलिए भी नॉर्मल थी कि मेरे नंबर से पहले बहुत सारे लोगों के नंबर अंदर जाने के लिए लगे हुए थे और मेरा नंबर 22वां था, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही बुला लिया। मैं ये सोचकर ही नर्वस हो रहा था कि अल्लाह ही जाने वो किस तरह के सवाल मुझसे करेंगे इंटरव्यू में। मैं उन सवालात के जवाब दे भी सकूंगा या नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनके हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद और पूरे यकीन से मैं देता रहा। और जब उस कंपनी के मालिक के लबों से ये लफ्ज अदा हुए कि मिस्टर दानियाल यू आर सिलेक्टेड, तो कई लम्हा तक तो मुझे अपनी समातों पर, अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, और अगर वो ख्वाब था तो उसकी ताबीर उस वक्त मेरे हाथ में थी। और उसने बेखुद होकर ऑफर लेटर को चूम लिया। आखिर क्या था दानियाल के इंटरव्यू के पीछे की वजह? क्या यहाँ पर भी गयास भाई ने कोई अपना तिलिस्म दिखाकर दानियाल को सिलेक्ट करवाया था, या फिर दानियाल के साथ भी कोई रूहानी शक्ति मौजूद है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।